दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 13 पेशकश मेरे कारवां। मैं फैसल के साथ हमलावरों के मुमकिन बास को भी इस बंगले से निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, होश में आने के बाद वो शख्स मुफीद मालूमात उगल सकता है। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर मेरी मानो तो इस बास पर लानत भेजो। मिन्हास ने फैसला कुन लहजे में कहा, हम जानते हैं वो लोग या तो चौधरी नवाजी से ताल्लुक रखते हैं या फिर उसी यहूदी तंजीम CFK के भेजे हुए हैं। ऐसे में बास पर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। तुम लोग फैसल को लेकर फौरन निकल जाओ वहां से। लेकिन जाएं कहाँ? मैंने उलझनज़दा लहजे में पूछा। तुम शहजाद को फोन पर बुलाओ, वो गहरी संजीदगी से बोला। कोई हल निकालता हूँ मैं इस मसले का भी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि हमलावरों का मसला हल तलब है। आपके इस बंगले में 3 लाशें और 2 शदीद जख्मी पड़े हैं और 2 बेहोश हैं। बास इनके अलावा है। अगर हम इन लोगों को यूं ही छोड़कर चले गए तो बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। इनका भी कुछ करते हैं, वो मानी हेज लहजे में बोला। शहजाद से मेरी बात करा दो। मैंने मिन्हास को होल्ड ऑन करने को कहा और शहजाद को बुलाने चला गया। इस दौरान में दोनों जख्मियों को आहने बंदिशों के साथ बेदस्तों पा कर चुका था। वो पहले ही बुरी तरह जख्मी थे, उनसे मजीद किसी शैतानी की तवक्का नहीं की जा सकती थी। शहजाद को फोन की तरफ भेजने के बाद मैं अपने असल शिकार की तरफ बढ़ गया, चौधरी नवाज अली के फर्जंदे अर्जमंद की तरफ। फैसल हनूज बेहोश था। मैंने उसे मुख्तलिफ जावियों से टटोल कर इस बात का अंदाजा लगा लिया कि वो कम से कम आइंदा 1 घंटे में किसी भी वक्त आलम होशो हवास में दाखिल हो जाएगा। ये एक हौसला अफजा बात थी। 7 बजे तक उसे नॉर्मल हो जाना चाहिए था। फैसल की तरफ से मुतमईन हो जाने के बाद मैंने मुबैना बास का जायजा लिया। उसकी बेहोशी और जख्म बड़े ही तसल्ली बख्श थे। शहजाद ने अपने सारा गम और गुस्सा उसी दराज कामत पर खारिज कर दिया था और आइंदा 5-6 घंटों तक उसकी बेदारी के इम्कानात नहीं थे। मैं हर तरफ से इत्मीनान पाने के बाद टेलीफोन वाले कमरे में आ गया। इस दौरान में शहजाद मिन्हास से जरूरी हिदायत हासिल कर चुका था। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने रिसीवर मेरी जाने बढ़ा दिया। मतलब यही था कि अब मैं बात करूं। मैंने रिसीवर कान से लगा लिया। हाँ वजदान। मिन्हास की भारी भरकम आवाज मेरी समाज से टकराई। तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने फौरी नौयत के मसाइल का हल निकाल लिया है। शहजाद तुमसे तफसीली बात करेगा। मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा करते हुए कहा, और जब तुम अपनी साहिल को हासिल कर लो तो मुतमीन होने के बाद मेरे बंगले पर ही आना, जैसे कि हम पहले तय कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जब रात के हम लोग हैदराबाद से वापस लौटेंगे तो तुम अपनी साहिल के साथ हमारा इस्तकबाल करोगे। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। बेख्तियार मेरी जुबान से निकला, विश यू गुड लक। उसने हल्लू से दिल से कहा। टेलीफोनिक राब्ता मुनक़ता होने के बाद मैंने सवालिया नजर से शहजाद को देखा। हाँ भाई, मिन्हास साहब ने तुम्हें क्या हिदायत दी है? मैंने इस्तरारी लहजे में दरियाफ्त किया। वो बोला, हमें फौरी तौर पर इस बंगले से निकलना है। हम फैसल को अपने साथ लेकर जाएंगे, बाकी सबको यही छोड़ जाएंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? तफसील में तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद बता दूंगा। वो अफरा तफरी की कैफियत में था। हम बंद वैन में जाएंगे, हुंडा सुबह किसी बंगले में खड़ी रहेगी। जरा रुक कर उसने इजाफा किया, मैं फैसल को ला रहा हूँ। वजदान, तुम वैन की ड्राइविंग सीट संभालो, चाबियां वो रखी हैं। उसे मेज की जानिब इशारा किया। अगर हम बड़े ही इजी हालात से गुजर रहे होते तो मैं पूरी बात सुनी और अपनी तसल्ली किए बगैर वहां से कदम न निकालता। एक तो शहजाद मेरे भरोसे का आदमी था, दूसरा वहां रुकना इंतहाई खतरनाक था। इसलिए मैं चाबियां उठाकर वैन की तरफ बढ़ गया। वैसे इस बात का मुझे इत्मीनान था कि मिन्हास बाकर ने शहजाद को जो भी स्कीम बताई होगी वो मेरे फायदे ही के लिए होगी। अब तक मिन्हास ने एक मोहलिस और पुरहलूस बुजुर्ग का रोल अदा किया था। मैं एक मरतबा फिर उसी वैन में आ बैठा जिसमें फैसल को इस बंगले तक पहुंचाया गया था। वो वैन एक छोटे से ट्रक से मुशाबा थी जो बार बरदारी के लिए इस्तेमाल होती थी। नीले रंग की इस वैन के सामने वाले हिस्से पर सुर्ख रंग से बड़ा बड़ा प्रेस लिखा हुआ था। हमने इस वैन के अकबी बंद हिस्से पर फैसल वाले संदूक को वहां से यहाँ तक पहुंचाया था। मैं सिक्योरिटी गार्ड सेहेल के यूनिफॉर्म और हुलिये में था और शहजाद की बनिस्बत मेरा ड्राइविंग करना ज्यादा महफूज होता। शायद इसी ख्याल के पेश नजर शहजाद ने मुझे ड्राइविंग सीट संभालने का मशवरा दिया था। थोड़ी देर के बाद शहजाद फैसल को लेकर बंगले के बैरूनी हिस्से में आ गया। फैसल को उसने कंधे पर उठा रखा था और मैं उसकी मदद के लिए वैन से बाहर निकल आया। उसी वक्त मैंने देखा कि शहजाद ने फैसल को कलाइयों के दोबारा उल्टी हथकड़ी में जकड़ दिया था। हम दोनों ने मिलकर मगवी चौधरी जादे को वैन के बंद हिस्से में मुंतकिल कर दिया और दरवाजे को बंद करके लॉक कर दिया। चंद लम्हात के बाद हमारी वैन बंगले से निकलकर मसरूफ सड़क पर आ गई। शहजाद ने बंगला छोड़ते वक्त मेन गेट को पूरी तरह खोल दिया था। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। शाम के 6 बज रहे थे। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा, शहजाद से पूछा, किस तरफ जाना है?
सीधा मिन्हाज साहब के दफ्तर। तफसील क्या है? मैंने सनसनीखेज लहजे में पूछा। वो बताने लगा कि निसार पार्क के नजदीक ही एक नई अपार्टमेंट्स बिल्डिंग तैयार हुई है। उस बिल्डिंग में DHA के मुलाजमीन को मुफ्त रिहाइश दी जा रही है। हमारे अखबार में एक साहब फोटोग्राफर हैं, उनकी अहलिया किसी कॉलेज में लेक्चरार है। इसी बुनियाद पर एक फ्लैट उन्हें भी अलाट हुआ है। इन लोगों ने अभी वहां शिफ्ट नहीं किया। वैसे भी बिल्डिंग में अभी तक 8-10 फ्लैट ही आबाद हुए हैं। मज़कूरा फोटोग्राफर का नाम तारिक वसीम है, जो इन दिनों अपनी फैमिली के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को गया हुआ है। मिन्हाज साहब ने मुझे बताया है कि उनके फ्लैट की चाबियां उधर दफ्तर में रखी हैं। हम वहां इसी मकसद से जा रहे हैं। ये अपार्टमेंट्स बिल्डिंग एक तरह से अभी गैर आबादी हैं, लिहाजा हमारा उस तरफ जाना हमारे लिए बहुत ही महफूज है। किसी का उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। वैसे भी हमें बमुश्किल 1 घंटे के लिए किसी महफूज पनाहगाह की तलाश है। इस फ्लैट से ज्यादा महफूज और मौजू मुकाम और कोई नहीं हो सकता। मैंने पूछा और इस बंगले का क्या होगा जिसे हम जू का तू छोड़ आए हैं? मिन्हाज साहब बहुत ही दूरअंदेश और समझदार आदमी हैं, शहजाद ने संजीदगी से कहा। उन्होंने बंगले का मसला बड़े ही मंतकी अंदाज में हल कर दिया है। वो मंतकी हल मुझे भी तो बताओ। मेरी आवाज में तशवीश थी। उन्होंने बताया कि वो हमारे बंगले से निकलने के ठीक 15 मिनट बाद मुतलका थाने में फोन करके इत्तला दे देंगे कि उनके नामुकम्मल बंद बंगले में चंद शरपसंद दहशतगर्द घुस आए हैं और पता नहीं वो लोग वहां क्या कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस को चाहिए कि वो मौके पर पहुंचकर तफ्तीश करे और अहम जराइम पेशा अफराद को हिरासत में लेकर उनके साथ करार वाकई इंसाफ करे। शहजाद सांस लेने के लिए चंद साथ को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, पुलिस वालों के लिए मिन्हाज साहब कोई अजनबी नहीं है, इसलिए फौरी कार्रवाई की तवक्का है। मिन्हाज साहब ने अपने जनरल मैनेजर बख्तियार कामिल को हुसूसी हदायत दी है कि इनकी गैर मौजूदगी में वो पुलिस वालों से निपटे। पुलिस वालों को भी बख्तियार साहब के बारे में बता दिया जाएगा। मैंने बंगले से बाहर आते हुए दोनों जख्मियों को बंदिशों से आजाद कर दिया है। इन लोगों के पास इनका बास भी मुतलिक बेहोश पड़ा है। मुर्दे तो कुछ बोल नहीं सकते, अलबत्ता पुलिस जख्मियों की जुबान खुलवाने के लिए अपना पूरा जोर मारेगी। और तुम जानते हो, वो ये तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने किसी फैसल की तलाश में इस बंगले पर चढ़ाई की थी। मिन्हाज साहब ने पुलिस को बता दिया है कि वो बंगला बंद था। इस सूरत हाल में हमलावरों का कोई जवाब नहीं बन पाएगा। वहां का नक्शा देकर पुलिस पर सब वाज़ेह हो जाएगा कि 2 मुखालिफ पार्टियों में कोई जबरदस्त मार्का हुआ है। फिर बंगले के अकब में हमलावरों की 2 गाड़ियां खड़ी हैं, रेंज रोवर और GTO 125 लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा कर देगी। ऊपर से मिन्हाज साहब अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल करेंगे। बख्तियार साहब बड़े ही तेज आदमी हैं। नामालूम हमलावरों को मुसीबत पड़ जाएगी और ये भी मुमकिन है कि पुलिस की आमद से पहले ही उनमें से कोई बंगले में से निकलने की कोशिश करे। मैंने बंद वैन को खुली सड़क पर दौड़ाते हुए कहा, ऐसी सूरत में वो लोग और ज्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे। शहजाद ने ख्याल आराई की, इस नौयत की कोशिश उन 2 जख्मियों में से कोई कर सकता है। वो बिलफर्ज बंगले से बाहर भी आ जाते हैं तो मोटरसाइकिल या जीप ड्राइव करना उनके बस का खेल नहीं। मेरा ख्याल है कि वो ऐसी किसी सही के दौरान में ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, और अगर वो मफरूर किसी किस्म की बैरूनी मदद लेकर वापस लौटता है तो सोने पर सहागे वाली बात होगी। पुलिस के इन लोगों के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने में आसानी हो जाएगी। पुलिस उन बदमाशों के मुकाबले में मिन्हाज साहब की बात को ज्यादा मोतबर जानेगी, क्योंकि वारदात उनके बंद बंगले में हुई है। वो लोग किसी फैसल या वजदान का तज़किरा अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे। ऐसी सूरत में न सिर्फ पुलिस बल्कि उनके बड़े भी उनके दुश्मन हो जाएंगे। लिहाजा हम हर हवाले से सेफ साइड पर हैं। शहजाद की बातों में बहुत ही वजन था और मिन्हाज साहब ने भी एक भरपूर हिकमत अमली का मुजाहरा किया था, लेकिन मेरा दिल जाने क्यों मुतमईन नहीं था। मैं किसी फैसले पर पहुंचने के लिए तेजी से सोचने लगा। साहिल और फैसल वाला मामला इतना नाजुक हो चुका था कि मैं किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। मेरे और चौधरी नवाजिश के हसास गोशों के तबादले में बहुत ही कम वक्त रह गया था। मैं नहीं चाहता था कि इस कलील मुद्दत के लिए मैं किसी और पनाहगाह में जा बैठूं। मुझे सोच में डूबा और खामोश देखकर शहजाद ने पूछा, वजदान, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, शहजाद, मैं मिन्हाज साहब के मंसूबे पर अमल करने का इरादा नहीं रखता। क्या मतलब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा कि 6 कप के बज चुके, 7 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। मैं किसी फ्लैट में छुपकर बैठे रहने से बेहतर समझता हूँ कि घूम फिर कर ये वक्त गुजार लिया जाए। वैसे भी हमें तयशुदा वक्त से थोड़ा पहले ही पार्क के अंदर होना चाहिए। लिहाजा तारिक वसीम के फ्लैट को तुम भूल जाओ, लेकिन हम मिन्हाज साहब के दफ्तर जरूर जाएंगे। जब इस फ्लैट को इस्तेमाल नहीं करना तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? उसकी उलझन में इजाफा हो गया। दफ्तर तो हम फ्लैट की चाबी लेने ही जा रहे थे। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, अब हम वहां गाड़ी बदलने जाएंगे।
गाड़ी बदलने? मैं समझा नहीं। मैंने कहा ये मत बोलो कि हमलावरों में से एक शख्स फरार होने में कामयाब हो गया है। वो इस बात का चश्मदीद गवाह है कि हमारे बंगले पर एक लाइट ग्रीन हुंडा सिविक और एक नीली वैन खड़ी है। मैंने वापस अपने कैंप में पहुंचकर उन गाड़ियों के बारे में उसने जरूर बता दिया होगा, लिहाजा वैन में सफर हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ओह, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, शहजाद ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हमें पहली फुर्सत में उस नीली वैन से निजात हासिल करना होगी और इससे पहले फैसल को होश में लाना जरूरी है, मैंने मुरब्बियाना लहजे में कहा। उसे हवास में आ जाना चाहिए ताकि तबादले के वक्त वो नॉर्मल नजर आए। हम इन्हा साहब के दफ्तर से गाड़ी तब्दील करेंगे और वापस मज़कूरा पार्क की तरफ चलेंगे। क्या हमें फौरी तौर पर वहां पर कोई गाड़ी मिल जाएगी? यकीनन मिल जाएगी, वो पुरवसूख लहजे में बोला। और कोई ना भी हो दस्तयाब हुआ तो दफ्तर की हाईरूफ जरूर मौजूद होगी। हम इस गाड़ी में पहले भी एक मिशन सर कर चुके हैं। तुम ग्रीन हाईरूफ की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, उसने मेरे ख्याल की तायद की। मैंने कहा ठीक है, वो एक मुबारक और खुशबख्त गाड़ी है। हमने इसे इस्तेमाल करते हुए गुलिस्तान जौहर वाला काम किया था और कामयाबी हासिल की थी। फिर मैंने वैन की रफ्तार मजीद कम करते हुए कहा, मैं वहाँ मेडिकल स्टोर के सामने गाड़ी रोक रहा हूँ, तुम मिनरल वाटर की 2 बोतलें ले आओ और वैन के अकबी हिस्से में पहुंचकर फैसल को बेदार करने की कोशिश करो। इसकी हथकड़ी खोलने की फिलहाल जरूरत नहीं। दफ्तर पहुंचने से पहले ही इसे होशो हवास में आ जाना चाहिए। मैं बदस्तूर ड्राइविंग जारी रखूंगा। फिर मैंने सड़क के किनारे एक महफूज मुकाम पर वैन रोक दी। शहजाद ने मेरी हिदायत पर अमल किया और मेडिकल स्टोर से मिनरल वाटर की 2 बोतलें खरीद लाया। मैंने वैन को इस जाविये से रोका था कि शहजाद के अकबी हिस्से में सवार होने की तरफ किसी की निगाह न जाती। जब शहजाद ने वैन के अंदर पहुंचने के बाद अकबी दरवाजा बंद कर दिया तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आइंदा 15-20 मिनट में हमने गाड़ियों की तब्दीली वाला मरहला तय कर लिया। निसार शहीद पार्क एक पुरफिजा तफरीही मुकाम है। शाम के वक्त वहाँ खुशहाल और सेहत अफजा चेहरों की बहुतात देखने में आती है। ज़ौकीन अफराद हसीन और दिलकश सूरतों वाले नज़ारे से तस्कीन पाते हैं। मसलन खुशतबा लोगों के लिए वहाँ बहुत कुछ है। इसी पार्क के कोने में बच्चों की तफरीह तबाह के लिए एक साफ सुथरा सिंदबाद भी मौजूद है। वहाँ की सिक्योरिटी का निजाम भी तसल्ली बख्श है। पार्क में दाखिले के वक्त भी गार्ड बाकायदा तलाशी लेते हैं। इस वक्त शाम के 6:30 बजे थे। ग्रीन हाईरूफ तेजी से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। शहजाद ड्राइविंग कर रहा था। फैसल हम दोनों के दरमियान में सैंडविच बना बैठा था। उसकी कलाइयां हथकड़ी की गिरफ्त से आजाद नहीं थीं। ये नए काम उस वक्त सर अंजाम दिया जाना था जब गाड़ी से निकलकर उसे हम पार्क में ले जाते। हथकड़ी की चाबी मेरी जेब में महफूज थी। जब मैंने उसे बताया था कि हम उसे चौधरी नवाजिश के बंदूक के सुपुर्द करने जा रहे हैं, वो हंस शांत हो गया था। वैसे भी हमने उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया था, इसलिए वो हमारी बात पर यकीन करने के लिए मजबूर था। अलबत्ता साहिल के हवाले से मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। वो इस ख्याल से मुतमईन था कि हम उसकी जान छोड़ने वाले हैं। इसके बावजूद भी हम उसकी तरफ से बेहतियात नहीं थे। वो किसी भी वक्त गुल खिला सकता था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे मैं किसी भीड़ भाड़ के बगैर निहायत ही खामोशी से पाया तकमील को पहुंचाने निकला था। ज्यादा फैलाव से ये मामला बिगड़ जाता। मिन्हास बाकर के दफ्तर से रवाना होने से कबल मैंने शहजाद के साथ आइंदा का लाहे अमल तय कर लिया था। उसे पार्क से बाहर गाड़ी में मौजूद रहना था जबकि मैं फैसल को अपने साथ पार्क के अंदर ले जाता। उस पार्क में दाखिले के कई गेट हैं। हमने एक ऐसे गेट का इंतखाब किया जिधर ना होने के बराबर रश था। ज्यादा हजूम सिंधबाद वाले हिस्से में होता है। वैसे किसी भी गेट से दाखिल हो, चोबी कछुए किंग साइज का सर तकरीबन पार्क के वस्त में वाक़या है, इसलिए फासला कमोबेश एक जितना ही है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था, इसलिए सुहेल के हुलिये में मेरी शनाख्त के इम्कानात ना होने के बराबर थे। शहजाद पार्क के बाहर मेरा इंतजार करता। अगर मगवी अफराद तबादला बासहूलत हो जाता तो मैं आधा घंटा पार्क में गुजारने के बाद शहजाद के पास आ जाता और फिर हम साहिल के साथ मिन्हा साहब के बंगले की जानिब रवाना हो जाते। किसी अपसेट की सूरत में शहजाद को फौरन पार्क के अंदर पहुंचना था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि पार्क के अंदर किसी हंगामी सूरत हाल का इम्कान पैदा नहीं हो सकता था। वहां का सिक्योरिटी निजाम काबिल तहसीन था। असले के नाम पर हमारे पास वही क्लाशनकोफ थी जो ग्रीन हाईरूफ में छोड़ना थी। ये वापसी के सफर में किसी इमरजेंसी की सूरत में हमारे काम आती। पार्क के अंदर असला ले जाने पर ममानियत थी। हमने दोपहर में 2 सादा अल्बास में सिक्योरिटी गार्ड को पार्क रवाना कर दिया था, जिनमें से अब्बास के पास रिवाल्वर और जमर था के पास टीटी पिस्तौल था। लेकिन थोड़ी देर के बाद शहजाद के पास बनाथा का फोन आ गया कि वो असला अंदर नहीं ले जाने देंगे। ये दोनों हथियार लाइसेंस याफ्ता थे जो सिक्योरिटी गार्ड बनाथा ने अपने पास जमा कर लिए थे। ताहम पार्क के अंदर उसने हर नौयत के हिफाजती तावन का यकीन दिलाया था और हमारी जरूरत के मुताबिक उसने पार्क के मुतलका हसास हिस्से अपनी निगाह के मरकज बना लिए थे।
गोया पार्क के अंदर हमें अफरादी कुव्वत पर ही भरोसा करना था। यकीनन यही सूरत हाल दूसरी पार्टी के लिए भी होगी। 6:45 पर मैंने पार्क से थोड़े ही फासले पर गाड़ी रुकवा दी। शहजाद ने गाड़ी रोकने के बाद सवालिया नजर से मुझे देखा। मेरा ये इकदाम उसके लिए खिलाफ तवक्का था। मैंने मानी हेज लहजे में कहा कि वो सामने पब्लिक कॉल ऑफिस है, मैं वहां से वजदान को फोन करूंगा। चौधरी नवाजिश को इतला तो दे दे कि हम उसके लगते जिगर को लेकर आए हैं। वजदान ने मुझे हदायत की थी कि मतलूबा मकाम पर पहुंचने से पहले मैं उसे फोन करूं। मेरी कॉल के बाद वजदान मौजा रखा वाली में चौधरी नवाजिश अली से राब्ता करेगा। मैं चूंकि सहेल के रूप में था, इसलिए फैसल के सामने वजदान की हैसियत से बात नहीं कर सकता था। ताहम शहजाद अपनी ज़ूद फहमी के बल पर मेरी बात की तह तक पहुंच गया। उसने गहरी संजीदगी से कहा, जरा जल्दी आना सुहेल, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अभी 5 मिनट में आया, मैं ये कहते हुए गाड़ी से उतर गया। फैसल ने नफरत अमेज नजर से मुझे देखा और उसकी निगाह के 2 असबाब थे। नंबर 1, शहजाद ने गाड़ी के अंदर रहते हुए फैसल को गन पॉइंट पर रख लिया था, इसके बावजूद भी कि उसे उल्टी हथकड़ी लगी हुई थी। नंबर 2, मेरे हवाले से वो बहुत ही हार खाए बैठा था। मैंने उसके साथ एक खेल खेलकर उससे उनके एक अहम आदमी का नाम और पता और टेलीफोन नंबर उगलवा लिया था। अपनी रिहाई के झांसे में आकर उसने मुझे किसी जेडी मलिक के बारे में तफसीलन आगाह कर दिया था। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे कच्चा ही खा जाता। हमने पिछले कुछ अरसे में उसे बेबस बना रखा था। उसकी रिहाई में अब चंद मिनट बाकी रह गए थे। ये तकलीफ देह सेरी से जिंजलाहट उसे अजाब दिला रही थी। मैंने पीसीओ में आने के बाद रखा वाले के चौधरी नवाजिश अली को फोन खड़का दिया। चौधरी के लिए मेरे दिल में बहुत ही गुस्सा था। थोड़ी देर पहले मिन्हास बाकर के नामुकम्मल बंगले पर जो वाकयात पेश आए थे, मैं उसका जिम्मेदार बिलवास्ता या बिला वास्ता चौधरी को ही समझता था, इसलिए उसकी गोशमाली जरूरी थी। चौधरी जब ऑनलाइन हुआ तो मैंने नॉन स्टॉप उसे खरी खरी सुनाई, फिर उसके ताजा तरीन करतूत का जिक्र किया और कहा, चौधरी तुम्हें एहसास नहीं कि तुमने कितनी संगीन गलती की है, तुम्हें गलत फहमी हुई। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की। गलत फहमी के बच्चे, मैंने कता कलामी करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मुनाफिकाना बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया। वो फुंकारा, लेकिन उसकी फुंकार में वो तेजी और तुंदी नहीं थी जो हमेशा से उसका हासा रही थी। चढ़ी हुई सांस के दरमियान उसने कहा कि मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूं, मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं है। फिर तो तुम अपने उस नाजायज अंडे से फौरन पूछो। मेरा इशारा शोएब गौरी की तरफ था। अगर इस वाक़े के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं तो फिर वही लोग सीएफके से ताल्लुक रखते होंगे। इनके सरगना ने 2-3 बार फैसल का जिक्र किया था। फैसल का तलबगार तुम दोनों के सिवा कौन हो सकता है? वो कदरे नरम पड़ते हुए बोला, मैं अभी शोएब को फोन करता हूँ, ये तुम्हारा मसला है। मैंने बेरूही से कहा। उसने पूछा, मैं फैसल के बारे में जानना चाहता हूँ। फैसल गुज़िश्ता आधे घंटे से पार्क के अंदर मौजूद। मैंने उसे चक्कर दिया, लेकिन ठीक 7 बजे से तयशुदा मुकाम पर लाया जाएगा। तुम्हें शोएब गौरी या जेडी मलिक से इतला मिल जाएगी। जेडी मलिक? उसने इस अंदाज में दोहराया जैसे बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। तुम इस शख्स को कैसे जानते हो? चौधरी के इस तराब से मुझे ये अंदाजा लगाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि मज़कूरा शख्स उसके लिए बहुत ही अहम था। मैं तवक्का भी यही कर रहा था। मैंने इसे अंधेरे और तशवीश में रखने की खातिर कहा, चौधरी मैं हराम जादू की एक तवील फहरिस्त हमेशा अपने साथ रखता हूँ, तुम मेरी मालूमात को चैलेंज करने के चक्कर में ना पड़ो। उसे जैसे सांप सूंघ गया। 5 सेकंड के वक्फे के बाद वो कमजोर सी आवाज में मुझसे पूछने लगा, फिर भी? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा, मैं तुम्हें फैसल के पार्क में पहुंचने की खुशखबरी सुना चुका हूँ, तो मेरी साल के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मेरी बात खत्म हुई ही थी कि टेलीफोनिक राब्ता मुनक़ता हो गया। ये सिलसिला मैंने खत्म नहीं किया था, मैं कर ही नहीं सकता था। मैंने तो चौधरी से एक ऐसा सवाल किया था जिसका जवाब सुने बगैर मैं फोन बंद करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। यकीनन चौधरी ही ने रिसीवर क्रैडल कर दिया था। मेरे लिए एक खिलाफ तवक्का और आउट रूट बात थी। मैंने चश्मे ज़दन में दोबारा उसका नंबर डायल किया, लेकिन एंगेज टून से वास्ता पड़ा, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि अब रिसीवर हटा कर रख दिया गया है। फिर उसके फोन में कोई यहाँ फॉल्ट पैदा हो गया था। बहरहाल ये एक परेशान कुन सूरत हाल थी। मेरी झंझलाहट को देखते हुए पीसीओ वाला मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया और शाइस्ती से बोला, सर क्या मसला है? लाइन कट गई है। मैंने बेजारी से कहा, बात पूरी नहीं हो सकी। कोई बात नहीं सर, आप दोबारा ट्राई कर लें। वो मेरी सेकंड ट्राई से वाकिफ नहीं था, शायद इसलिए मशवरा दे रहा था। मैंने उकताहट अमीज अंदाज में रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 7 बजने में सिर्फ 8 मिनट बाकी थे। अब मजीद किसी ट्राई के लिए गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। ठीक 7 बजे मुझे पार्क के अंदर मुकर्रर मुकाम पर होना चाहिए था। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने बटवे से कॉल की अदायगी की और पीसीओ वाले के मुफीद मशवरे के जवाब में सिर्फ इतना कहा, इट्स ओके। पीसीओ से निकलकर गाड़ी की तरफ आते हुए मेरा जहन बरक रफ्तारी से सोच रहा था। चौधरी के हालिया रवैये ने मुझे तजब्जुब में डाल दिया।
जो भी गड़बड़ हुई थी उसकी तरफ से हुई थी। वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन क्यों? ये सवाल किसी नाक की तरह फन फैलाए मेरी सोच के मुख्तलिफ जावियों को डस रहा था और बार बार एक ही जवाब उभर कर सामने आ रहा था, वो ये कि चौधरी की नीयत में कोई फतूर पैदा हो गया था। क्या फतूर? ये फौरी तौर पर समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे यकीन हो चला था कि अजहुद रिसीवर को क्रैडल कर दिया गया था। मेरे जहन ने मुझसे पूछा कि अगर चौधरी खिलाफे मामूल जा रहा है तो क्या मुझे तयशुदा प्रोग्राम पर अमल करना चाहिए? इस खतरनाक सवाल का जवाब यही था, नहीं। मैं इसी उधेड़-बुन में गाड़ी के नजदीक आ गया और फिर गाड़ी के अंदर बैठने से कबल मैं एक फैसले पर पहुंच चुका था। मैंने फैसल के बराबर वाली सीट संभाल कर दरवाजा बंद किया तो शहजाद ने मुझसे पूछा, क्या प्रोग्राम है सुहेल, आगे बढ़े यहाँ? वो मेरे चेहरे से उलझन के आसार साफ वाज़ेह तौर पर नोट कर रहा था, इसलिए उसने सवालिया अंदाज में अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने तामुल करते हुए कहा, वजदान से मेरी बात हो गई है। थोड़ी देर पहले इसने चौधरी नवाजी से राब्ता किया था। हमें आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली है। शहजाद ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूछा, मसलन कैसी तब्दीली? मैंने मानी हेज लहजा तैयार करते हुए कहा, ताज़ा तरीन हदायत के मुताबिक फैसल को पार्क के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे पास गाड़ी में ही रहेगा और मुझे उम्मीद है कि शराफत से रहेगा। मैंने लम्हा भर को रुककर फैसल की तरफ देखा, फिर शहजाद की जानिब मुतवज्जह होते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। मैं अकेला पार्क के अंदर जाऊंगा और जब चौधरी नवाजिश के बंदे तयशुदा मुकामात पर पहुंच जाएंगे तो मैं इनसे मामला तय करूंगा। उसके बाद मैं लोगों के साथ यहाँ आऊंगा और फैसल को हथकड़ी से आजाद करने के बाद उसके हवाले कर दिया जाएगा। वजदान ने सख्ती से हदायत की है कि अपनी तसल्ली किए बगैर उन लोगों को फैसल के पास ना लेकर आऊं। तो मेरा मतलब समझ रहे हो ना? उसने इस बात में सर हिलाया और बोला कि अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वजदान बहुत ही टेढ़ा आदमी है। वो जब तक अपने मुतालबे की अमली शक्ल को अपनी आंखों से नहीं देख लेगा उसकी तसल्ली नहीं होगी। मेरा ख्याल है वो चौधरी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा। वजदान ने भी मुझे बताया है कि चौधरी हाथ पांव जोड़कर इसका मुतालबा मानने को तैयार है। मैंने कहा, फैसल को वो जिंदगी के हर मसले पर फौकियत दे रहा है, लिहाजा किसी बदमजगी का अंदेशा नहीं। और चौधरी के बंदों ने साहिल को वजदान के हवाले किया। इधर हम फैसल को इनकी तहवील में दे देंगे। अल्लाह अल्लाह हैर सल्लाह। शहजाद ने कहा, सुहेल तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं फैसल को संभाल लूंगा। वैसे ये हासा समझदार बंदा है। खुशउस्लूबी से निबटते हुए इस मामले के इख्तिताम पर ये कोई गंद नहीं करेगा और अगर इसने ऐसी कोई कोशिश की तो मैं इसे पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। बात के इख्तिताम पर शहजाद का लहजा हासा संगीन हो गया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा कि ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आएगी। फिर मैंने खास तौर पर फैसल को सुनाने की गरज से कहा, पार्क के अंदर और बाहर चारों तरफ हमारे मुसल्लह आदमी फैले हुए हैं जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में बेदरेक फायरिंग शुरू कर सकते हैं। बस हमारे एक इशारे की जरूरत है। फैसल हासा अक्लमंद नजर आता है, मौत के मुंह में जाने की कोई हमाकत नहीं करेगा। हम मज़कूरा पार्क में पहुंच गए। मैंने एक मरतबा फिर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। शहजाद ने एक गेट के करीब गाड़ी रोक दी। उस गेट के बारे में हम पहले ही फैसला कर चुके थे, उस तरफ ज्यादा रश नहीं था। शहजाद ने सड़क पर गाड़ी इस अंदाज में खड़ी की कि अचानक सूरत हाल के पेश नजर हमें वहां से निकलने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मैंने फैसल को राह मुस्तकीम पर रखने की खातिर विंड स्क्रीन के पार दूर तक निगाह दौड़ाई और फिर सर को ऐसे अंदाज में तफहीमी जुम्बश देता चला गया जैसे वहां के खुफिया बंदोबस्त का जायजा ले रहा हूँ। पूरी तरह मुतमईन होने की अदाकारी करने के बाद मैंने शहजाद से कहा, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं अंदर की सूरत हाल का जायजा लेकर आता हूँ। अच्छी बात है, वो गहरी संजीदगी से बोला। हम दोनों के दरमियान जुबान से कम और आंखों से ज्यादा बातें हो रही थी। हमारे ये अंदाज फैसल से पोशीदा न रह सका। मैं गाड़ी से निकलने लगा तो उसने बेयकीनी से कहा, तुम लोग फिर कोई तो चक्कर चलाने के मूड में तो नहीं हो? काफी देर के बाद उसने लब कुशाई की थी। कैसा चक्कर? मैंने सवालिया नजर से उसे देखा। वो बरहमी से बोला, सुहेल तुम पहले भी मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे एक आदमी जेडी मलिक का ठिकाना और फोन नंबर हासिल कर चुके हो। अब भी तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे? मैं तुमसे गलत बयानी नहीं करूंगा फैसल, मैंने मुतहम्मल लहजे में कहा। मैं तो हर वक्त कोई न कोई चाल चलता रहता हूँ। ये अलग बात है कि वो चालाकी किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होती। हाँ बता, अगर सामने वाला सियाना कव्वा बनने की कोशिश कर रहा हो तो मैं उसे गो के ढेर पर पटकने में एक लम्हे की ताहीर नहीं करता। तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए का लालच देकर मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की थी। मैं जैसे ही तुम्हारे जेडी मलिक के पास पहुंचता वो मुझे बेबस बना देता। फिर वो लोग मुझे अजीयतों से गुजारते कि मैं तुम्हारा पता ठिकाना उगलने पर मजबूर हो जाता। लेकिन मैंने तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होने दी और तुम्हारी चाल तुम ही पर लौटा दी। जुमले के एहतताम पर मैंने धमकी अमीज लहजे में उससे मुहातिब होते हुए कहा, वजदान के साथ काम करने वालों को कभी बेवकूफ या कमजोर न समझना।
अगर मेरी ये नसीहत तुम्हें याद रही तो जिंदगी भर ऐश करोगे। बंगले पर पेश आने वाले हंगामी हालात के बारे में फैसल कुछ नहीं जानता था। इस दौरान में वो गहरी बेहोशी में रहा था। वो यही समझ रहा था कि हमने डिलीवरी के लिए उसे बंगले से निकाला है। इस नसीहत के जवाब में वो मुझे घूर कर रह गया और मैंने शहजाद को मुखातिब करते हुए कहा, अगर फैसल किसी किस्म की कोई गड़बड़ फैलाने की कोशिश करे तो बेदरेग इसे भून कर रख देना। जब कोई खुद ही जिंदा न रहना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे अल्फाज में सिफाकी और संगीनी भरी हुई थी। शहजाद बड़ी वजाहत से मेरी बात को समझ गया था और बोला, सुहेल तो मुतमईन होकर जाओ, मुझे उम्मीद है कि बदअमनी की नौबत नहीं आएगी। मैं ग्रीन हाई रूफ से निकलकर पार्क के गेट की जाने बढ़ गया। जब मैं टिकट हासिल करने के बाद पार्क के अंदर दाखिल हुआ तो 6:58 हो रहे थे। बंदों के तबादले में सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। मैं तेज कदमों से मतलूबा मकाम की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मेरे जहन और दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। दिल साहिल की झलक देखने को मचल रहा था और जहन में एक ऐसी बसात बिछी थी जिसका हर मोहरा लम्हा ब लम्हा अपनी सूरत बदल रहा था। चौधरी से फोन पर होने वाली गुफ्तगू ने मेरे अंदर खलबली मचा रखी थी। बार बार मेरे जहन में ये सवाल उभर रहा था कि चौधरी की नीयत में कोई फतूर पैदा हो गया है। फोन में कोई खराबी पैदा नहीं हुई थी, बल्कि चौधरी ने अज खुद रिसीवर रखा है। फिर जब मैंने दोबारा रिंग करने की कोशिश की तो उसने उससे पहले ही रिसीवर हटा कर रख दिया। इन्हीं मुतजाद सोचों के साथ में आगे बढ़ता रहा। फिर मुझे वो मुकाम दिखाई देने लगा जहां पर एक किंग साइज चोबी कछुए की गर्दन उस्तादा है। वहां मुझे चंद बच्चे खेलते हुए नजर आए। एक बच्चा कछुए के सर को थामकर उसकी गर्दन पर चढ़ बैठा था और हाथ के इशारे से किसी को अपने पास बुला रहा था। उसी वक्त नजदीकी घास पर बैठे हुए लोगों में से एक कैमरा बरदार शख्स बच्चे के करीब आया और उसकी तस्वीर ली। बच्चे फिर खेल कूद में मसरूफ हो गए। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ रिस्ट वॉच को देखा। मेरी घड़ी की सुइयों में 7 बजने का मंजर दिखाई दिया। मैंने बेकरारी से कछुए की समझ निगाह दौड़ाई, लेकिन वहां साहिल का नामो निशान नहीं था। वही बच्चे आपस में अटकेलियां कर रहे थे। मैं गहरी तशवीश के घेरे में आ गया। उस वक्त साहिल और फैसल को इस मुकाम पर होना चाहिए था। फैसल को तो मैं गाड़ी में छोड़ आया था, लेकिन साहिल कहाँ गई? मैंने बेयकीनी से गर्दोपेश में निगाह दौड़ाई। अगले ही लम्हे अब्बास और जमरदा मेरी नजर में आ गए। वो मतलूबा मुकाम से चंद गज के फासले पर टहल रहे थे। उन्होंने आपस में महदूद फासला रखा हुआ था ताकि किसी को शक न गुजरे। मैं शहजाद के दोस्त बना था को नहीं जानता था। मुमकिन है वो भी कहीं आसपास ही हो। जमरदा और अब्बास मुझे देख नहीं पाए थे। मैं फवारे के नजदीक बने हुए एक सतून की ओट में खड़ा था। अगर वो मुझे देख भी लेते तो मैं उनके लिए सहेल था। उनका एक साथी सिक्योरिटी गार्ड। शहजाद ने उन दोनों को बंगले से रवाना करते हुए सख्ती से हिदायत की थी कि अगर वो पार्क के अंदर कोई गैर मामूली सरगर्मी नोट करें तो हमें फौरन इतला दें। पता नहीं उन्होंने बंगले पर कोई फोन किया था या नहीं। वहां जो हालात पेश आए उन्होंने हमें किसी और तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं दिया। मैं सतून की आड़ में खड़ा चुकन्ना नजर आ रहा था और आसपास का जायजा ले रहा था। जब मजीद 2 मिनट तक मुझे साहिल की सूरत नजर न आई तो मैंने मैदान अमल में कूदने का फैसला कर लिया और सतून की आड़ से निकलकर अपने आदमी की तरफ बढ़ने लगा। चौधरी नवाज़िश अली की कमीनगी और दरिंदगी मुझसे छुपी हुई नहीं थी। उसे किसी वक्त भी किसी भी चाल की तवक्का की जा सकती थी। उसकी तरफ से मेरा जहन मनफी ख्यालात से अटा पड़ा था। इस जहीरे में एक अमकानी ख्याल कदरे बेहतर कंडीशन में था। मैं उसे अपनी खुशगुमानी भी कह सकता था और वो ये कि मुमकिन है चौधरी भी मेरी तरह एहतियात से काम ले रहा हो और वो फैसल को सूरत हाल देखे बगैर साहिल को सामने न लाना चाहता हो। चौधरी नवाज़िश से मेरी मुराद उसके एहकाम से थी। वो शैतान सिर्फ जागीरदार जो खुद तो इस वक्त मोजा रखा वाली में बैठा हुआ था और यहाँ जो कुछ हो रहा था उसकी हिदायत के मुताबिक होता था। चौधरी का नेटवर्क उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकता था? अब्बास से नजर मिली तो मैंने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। ताजा तरीन सूरत हाल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। उसे मेरे नजदीक आकर पूछा, सुहेल शहजाद नजर नहीं आ रहा और अब तो 7 से ऊपर का वक्त हो गया है। मैंने कहा, शहजाद यहीं करीब में एक खुफिया मुकाम पर मौजूद है, तुम अपनी रिपोर्ट पेश करो। उसने कदरे हफ्की अमीज नजर से मुझे देखा। शायद रिपोर्ट वाली बात उसे पसंद नहीं आई थी। वो रुतबे के एतबार से मुझे यानी सुहेल को अपने बराबर समझता था। जब भी छूटते ही उसने शहजाद के बारे में पूछा था। मैंने उसकी उलझन को दूर करने की गरज से कहा, मुझे शहजाद ही ने ये बात मालूम करने के लिए तुम्हारे पास भेजा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। वो कदरे मुतमईन होते हुए बोला, यहाँ पर सब हैरियत है। क्या तुमने जमर से भी इस बारे में बात की? क्या तुम दोनों ने बंगले पर फोन किया था? उसे नफी में गर्दन हिला दी। इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। बना था कहाँ है? उसने एक वर्दीपोश सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा किया। मैंने उस लम्हाती गुफ्तगू में अब्बास को मजीद चुकन्ना और मोहतात रहने की ताकीद की और सेहतमंद सिक्योरिटी गार्ड बना था की जाने बढ़ गया।
اس دوران میں مسلسل چوبی کچھوے اور اس کے گرد و نواح کو بھی نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ میں نے بنا تھا کے پاس پہنچنے کے بعد شہزاد کے دوست کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا اور پارک کی صورتحال کے بارے میں اس سے پوچھا۔ اسے جواب دینے سے قبل سوال کر ڈالا، وہ شہزاد کدھر ہے؟ اس کے ساتھ اس نے میرے عقب میں دور تک نگاہ دوڑائی۔ میں نے کہا کہ وہ پارک کے باہر گاڑی میں موجود ہے، اگر تم ضرورت محسوس کرو تو وہ بھی اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ وہ چند لمحے مجھے گہری نظر سے دیکھتا رہا، پھر دھیمی لہجے میں بتانے لگا، کوئی بڑی بات تو دیکھنے میں نہیں ہے، سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن میری عقابی نظر نے دو افراد کو تاڑ لیا۔ وہ وقفے سے اس کچھوے کے پاس آتے جاتے ہیں اور خاموشی سے دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ان کی کسی اور حرکت کو نوٹ نہیں کیا۔ وہ دونوں افراد بظاہر یہی شو کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے افراد کی طرح وہ بھی یہاں سیر و تفریح کی غرض سے آئے ہیں، لیکن میں نے ان کی حرکات و سکنات میں خاصی تشویش اور سنسنی دیکھی ہے۔ بنا تھا ایک نہایت ہی اہم انکشاف کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہمارے دونوں سادہ پوش گارڈز بھی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اس مذکورہ مقابلے کی نگرانی کر رہے تھے۔ بنا تھا کی طرف سے کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ پارک کے سیکیورٹی گارڈ کی یونیفارم میں تھا۔ اس حوالے سے مجھ پر بھی کوئی توجہ نہ دیتا، میں بھی اس وقت سیکیورٹی گارڈ کی وردی میں تھا۔ میں نے بنا تھا سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ تائیدی انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے نگرانی کرنے والے پراسرار دو افراد کے بارے میں پوچھا تو اس نے خاموشی سے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ میں نے تجاہل عارفانہ سے ان کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک دبلا پتلا تھا اور اسے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، دوسرا قدرے فربا تھا، وہ سیاہ پتلون اور گرے شرٹ میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھی ان کی اداؤں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ہمارے دشمن آدمی تھے، گویا دوسری جانب سے بھی ملتی جلتی چال چلی جا رہی تھی۔ میں نے بنا تھا سے کہا کہ اگر میں زمرداں یا عباس سے خسر پسر کروں گا تو یقینی طور پر ان مشکوک افراد کی نگاہوں میں آ جاؤں گا، لہٰذا تمہیں موقع پا کر ایک کام کرنا ہے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیسا کام؟ کام بہت آسان ہے، میں نے مشکوک افراد اور مقامی کچھوا کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا، اور اس کام کے بعد سمجھو تمہاری چھٹی۔ تم نے ہماری جتنی مدد کی اس کا شکریہ، اب ہمیں تمہارے تعاون کی مزید ضرورت نہیں، بعد میں شہزاد تمہیں فون پر تفصیل سے آگاہ کر دے گا۔ وہ ہکا بکا مجھے تکنے لگا، پھر بولا، بولو کیا کام کرنا ہے؟ میں نے کہا، تم ان دونوں مشکوک افراد سے نظر بچا کر عباس یا زمردھا سے کہو کہ اب ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں، یہ کام میں خود کر لوں گا، اور حساس مقام سے کچھ فاصلے پر چلے جائیں اور فرنٹ میں آئے بغیر اپنے دشمن پر نگاہ رکھیں۔ میرا اشارہ اس پتلون قمیض اور شلوار سوٹ والے کی طرف ہے۔ سمجھ گیا سہیل صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا، پھر مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی اور اس سے پوچھا، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بنا تھا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے شہزاد سے کسی قسم کی تفصیل نہیں پوچھی تھی، اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس کے چند آدمی کو تحفظ کی ضرورت ہوگی۔ میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں اور پارک میں آنے والے ہر شخص کو تحفظ فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے، مگر شہزاد نے جس انداز میں تعاون کی درخواست کی تھی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی بہت ہی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے، لیکن ابھی تو سب کچھ بہت ہی پراسرار اور سمجھ میں نہ آنے والا ہے۔ آپ ہم کو اس سلسلے میں کچھ بتاؤ گے؟ میں نے ٹالنے والے انداز میں سے ایک الٹی سیدھی مختصر سی کہانی سنا دی جس میں اس کا کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی میرا کوئی نقصان۔ وہ مطمئن ہو کر ایک طرف بڑھ گیا۔ میں ایک چوبی بینچ پر بیٹھ کر اس مقام کا جائزہ لینے لگا جہاں چودھری کے بندوں نے ساحل کو پہنچانا تھا اور میں نے فیصل کو پہنچانا تھا۔ وہاں کھلنڈرے بچوں کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اب مجھے تشویش ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔